सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द यामाहा एफजेडएस वर्जन 4। तो भाई फाइनली अब हम यामाहा एफजेडएस एफआई हाइब्रिड को पीछे छोड़ के आ गए हैं हाइब्रिड वर्सेस एमटी वर्सेस एफजेडएक्स वर्सेस नॉन हाइब्रिड। तो फाइनली वी आर बैक टू आवर यामाहा एफजेडएस वर्जन 4। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट द यामाहा एफजेडएस वर्जन 4। एक बार वापस कौन सा पार्ट है मैं खुद भी भूल गया, बट यस। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। हम 5000 सब्सक्राइबर में कुछ 60-70 सब्सक्राइबर्स ही दूर है, तो डू हिट दी सब्सक्राइब बटन। और सिर्फ कुछ 5 या 6% लोग ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं घर पे आके पेट्रोल चुरा जाऊंगा तुम्हारी टंकी में से अगर तुमने अगली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो। कोई तरीका है भीख मांगने का? सब्सक्राइब। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आता है, भाई मेरे सामने वाले पड़ोसी के लड़के के पास भी एफजेडएस वर्जन 4 है और उसके पापा जलते हैं, तब मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए? एफजेड वर्जन 4 या N160 सिंगल सीट, सेम टू सेम लूँ या डिफरेंट बट माइलेज को लेके इशू है? भाई सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, यहाँ में एफजेडएस एफआई हाइब्रिड ले लो, फिर उसको जलाना यूँ क्या, ये देख तेरे में TFT डिस्प्ले है क्या, कलर आते हैं क्या डिस्प्ले में, है कलर आते हैं, नई ग्राफिक्स है क्या, तेरा ये वाला हिस्सा बॉडी कलर है क्या, और क्या है उसमें, हाइब्रिड इंजन है क्या, माइलेज ज़्यादा देती है क्या, क्योंकि जैसे आपने बोला माइलेज का इशू है तो हाइब्रिड ले लो। बट अगर आपको इन दोनों में से कोई लेना है तो एफजेडएस वर्जन 4 ही ले लो, बस उससे अच्छा कलर ले लो। अगर मान लो उनके पास में ये है, आप आइस फ्लू वर्मिलियन उठा लाओ, ठीक है। अगर उनके पास में ब्लैक है तो अब ये उठा लाओ, और अगर उनके पास में साइबर ग्रीन है तो भी आप ये उठा लाओ। तो ऐसे कर लो, कलर उनसे अच्छा लिया हो और मॉडिफिकेशन उनसे अच्छी कर देना। N160 मैं ये कहूँगा भाई बढ़िया है, बट थोड़ी सी माइलेज लैग करती है, एंड ऑल्सो जो फ्रंट शोल्डर कंफर्ट है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं N160 की तरफ इतना नहीं जाऊँगा। बट उसका रियर सस्पेंशन बहुत अच्छा है, तो माय सजेशन वुड भी हाइब्रिड लिया हो, या तो इसका कोई और कलर ले लो, नहीं तो N160 ले लो, वो भी बाइक अच्छी है नो डाउट। वही मैंने कल ही हाइब्रिड वर्जन लिया है, मुझे आफ्टर वॉश एंड बिफोर वॉश वाला चेंज स्प्रे कितने डेज के गैप में लगवाना चाहिए? शोरूम वाले बोल रहे हैं आपको हफ्ते में एक बार लगवाना चाहिए, वो भी पेड। क्योंकि भाई है क्या करूँ भाई बताओ, या फिर चेंज स्प्रे की बोतल ही खरीद लो? भाई देखो, पहली बात तो हर हफ्ते करने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ उस सर्विस सेंटर को बोलो कि भाई अगर आप मुझे ऐसे चूने लगाने की कोशिश करोगे तो मैं आपके यहाँ से सर्विस नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये चीज़ डेली हर हफ्ते कराने की ज़रूरत नहीं होती है। डिपेंडिंग आपकी बाइक कितनी चलती है, अगर आपकी बाइक हर हफ्ते 500 किलोमीटर चल रही है तो आपको लुब्रिकेट करना ज़रूरी है। वैसे लुब्रिकेशन डिपेंड करती है आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। अब जैसे मैं राजस्थान में रहता हूँ, ड्राई एरिया है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, तो चेन जल्दी गंदी होती है, इसलिए क्लीनिंग भी जल्दी करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ लुब्रिकेशन भी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि सूखती भी जल्दी है, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं कि आप राजस्थान में रहते हैं, तो मैं इसको हर 300 किलोमीटर पे इसकी चेन लुब्रिकेट करता हूँ, और विजुअली जब मुझे बहुत ज़्यादा गंदी लगती है ये, तब मैं इसे क्लीन करता हूँ, ठीक है। और जो बिफोर आपने बोला वॉश वाला स्प्रे, भाई देखो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो वो सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है क्लीनिंग की। इसकी एक मैं डेडिकेटेड दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मिली है। मेरे पापा ने मुझे बताया कि तू पागल है, मैं फालतू में इतनी महंगी महंगी बोतलें मंगा रहा है साफ़ करने के लिए, उससे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ तेरे को। तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। आप उस वाले तरीक़ों को यूज़ करके आप एवरी, मैं ये कहूँगा 1000 किलोमीटर पे इसकी चेन क्लीन कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे पौने घंटे का काम है। जब भी आप अगर ऑफिस जाने वाले बंदे, संडे जब भी आपकी छुट्टी हो, तब 1-1.5 घंटा निकाल के अपनी बाइक के लिए अच्छे से इसको साफ़ कर लो, चेन को स्पेशली। क्योंकि चेन यार थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा गंदी रहती है ना, तो आपकी एक तो माइलेज भी कम देती है वो, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा करती है, क्योंकि पार्टिकल्स रख जाते हैं ना, तो माइलेज भी गिर जाती है। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 kmpl का फ़र्क पड़ता है, बट फ़र्क पड़ता है भाई। और भाई हाँ, आपको हर हफ्ते जाके शोरूम में कराने की ज़रूरत नहीं है। जो आफ्टर वॉश वाला स्प्रे है, जिसको चेन लुब्रिकेशन बोलते हैं, चेन लूब बोलते हैं, उसकी बोतल ले लेना। मोटूल वगैरह की बोतल आती है, और भी ब्रांड्स की आती है, 3-4 अच्छे ब्रांड्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से ले लो। बार बार आपको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं। 350-400 रुपये कुछ ले लेते हैं वो चेन क्लीनिंग और लुब्रिकेशन के। और भाई सही बताऊँ कोई पॉइंट नहीं, और हर हफ्ते देने का तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा खुद बोतल लिया हो। एक बोतल आपकी कम से कम मैं कहूँगा 3 से 4 महीने आराम से चल जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं करना होता। यामा वाले डाल भी बहुत ज़्यादा देते हैं, सारे व्हील काले कर देते हैं, फिर मैंने WD-40 से रगड़ के साफ़ करे हैं, ठीक है। तो आप लगा लो एक बोतल इजीली आपकी अराउंड 10 to 12 टाइम्स आराम से चल जाएगी। 10 से 12 का मतलब हो गया कि अगर हम हर 300 किलोमीटर भी देखें तो 3600 किलोमीटर आपकी एक बोतल आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है बार बार जाने की। विच बाइक इज़ बेस्ट इन 150cc सेगमेंट फॉर सिटिंग पोस्चर, बैक एंड बट्स एंड ऑल्सो फॉर पिलियन? भाई बेस्ट आई वुड से इज़ FZX, सेकेंड वुड बी FZS FI हाइब्रिड वर्जन 4, जो उनसे भी आप लेना चाहें। थर्ड आई वुड से इट विल बी
बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट वाली, क्योंकि डबल सीट में पिलियन उतना कंफर्टेबल नहीं होता, सिंगल सीट में इट इज़ मोर कंफर्टेबल, बट सिंगल सीट में राइडर कंफर्टेबल नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे दोनों के लिए थोड़ा सा मिसमैच है। ठीक है, सिटिंग पोस्चर हाँ ये है कि उसको ऑकवर्ड सा लीन है। उसके बाद में मैं कहूँगा कि आप होंडा की SP160 देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बाइक है, कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छी है। एंड फिफ्थ वन आई वुड से अपनी हीरो की वो आती है ना एक्सट्रीम 160R, अब वो एक बार देख सकते हो। मैंने कभी चलाई नहीं है, बट उसके फ्रंट सस्पेंशन और देख के लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल होगी। आई एम कंफ्यूज बिटवीन द कलर फॉर FZS OBD2B नॉन हाइब्रिड मॉडल, विच लुक्स मोर अट्रैक्टिव, विच वन सेलिंग द मोस्ट, कैन यू सजेस्ट मी विच वन आई विल चूज। भाई देखो, जो नई वाली नॉन हाइब्रिड आई है उसका जो मेटेलिक ग्रे यानी जो ये वाला कलर है, मुझे तो पर्सनली बहुत बेकार लगा, क्योंकि उसके अंदर व्हील्स उन्होंने ब्लैक कर दिए, तो जो पूरा लुक था ना बाइक का वो ख़त्म हो गया उसके अंदर। अगर उसके जो व्हील्स है वो रेसिंग ब्लू ही रहते तो वो सुंदर लगती। ठीक है, उसका बिल्कुल उन्होंने लुक खत्म कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो सबसे वर्स्ट कलर है वो। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि 4 कलर आते हैं ना उसमें, तो 4th नंबर पे आ गया मेटालिक ग्रे। देन उसके बाद में आई वुड से जो मैट ब्लैक कलर आता है उसके अंदर एक जो उन्होंने नया निकाला है जिसके अंदर ऐसे साइन या लाइट ब्लू कलर की स्टिकरिंग है, दैट आई वुड से नंबर 4। और जो नंबर 2 पे दैट आई वुड से साइबर ग्रीन। यार साइबर ग्रीन मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस वाले, उसके अंदर काफ़ी सुंदर लग रहा है। एंड फर्स्ट वुड भी आइस फ्लू वर्मिलियन, जिसमें वाइट टैंक और वर्मिलियन कलर के आपको व्हील्स मिलते हैं। तो दिस वुड बी माई सजेशन कि आप इन चारों में से मेरे हिसाब से टॉप 2 ही लेना, या तो साइबर ग्रीन ले लो या तो आइस फ्लू वर्मिलियन, क्योंकि वो देखने में जो ओवरऑल नया डिज़ाइन आया ना स्टिकरिंग के साथ में, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं यार। आई वांट टू बाय मेटालिक ग्रे नॉन हाई, ओके ये उन्हीं भाई का कमेंट है। बट कैन आई चेंज अलॉय व्हील कलर फ्रॉम ब्लैक टू रेड साइन नॉट आफ्टर मार्केट इन शोरूम ओनली। भाई देखो, इन शोरूम कोई डीलरशिप कर देती है, कोई नहीं करती, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको अपनी डीलरशिप से पूछना पड़ेगा। भाई मेरी बाइक में 1.9 एवरेज फ्यूल लिख के आता है, इसका क्या मतलब है, माइलेज कम है क्या, अभी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है। नहीं भाई, जब 1.9 माइलेज फ्यूल लिखा आता है उसका मतलब है कि हाउ मैनी लीटर्स पर 100 किलोमीटर, ऊपर दिखाता है लीटर पर 100 किलोमीटर पे जब आप इसको सेट करते तब ऐसे पॉइंट में आता है। 1.9 का मतलब हो गया आपकी बाइक दे रही कुछ 51-52 के आसपास का माइलेज। अगर आप 100 से 1.9 को डिवाइड करेंगे तो 51-52 कुछ का माइलेज है दिखा रही है आपकी बाइक। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप उसी मोड पे जाके और सिलेक्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके तो बहुत लोगों को एक चीज़ का कंफ्यूजन रहता है कि उनकी बाइक में एवरेज में 1.8 दिखा रहा होता है। तो भाई ये होता है लीटर पर 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर चलने के लिए आपकी बाइक कितना लीटर पेट्रोल यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 किलोमीटर के लिए 1.8 लीटर्स पेट्रोल यूज़ कर रही है, इसका मतलब इसकी एवरेज होगी अराउंड 53-54 किलोमीटर के आसपास। अब आपको इसे ऐसे 54-53 ये फिगर दिखा है, उसमें कैसे चेंज करना है, उसके लिए ये जो सिलेक्ट बटन है ये वाला, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। अब आप देख सकते हो एवरेज किलोमीटर पर लीटर दिखाएगा कि भाई 1 लीटर में आपकी बाइक कितने किलोमीटर चल रही है। अभी फिलहाल मेरी दिखा रही है 54.2, यानी कि ये 54.2 किलोमीटर चलती है 1 लीटर तेल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो, वापस दबाओगे लॉन्ग प्रेस करोगे तो वापस से लीटर पर 100 किलोमीटर हो जाएगा, एंड अगेन लॉन्ग प्रेस करोगे तो किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे होता है। इसकी मैं एक शॉर्ट्स भी बना दूंगा। बहुत लोगों को दिक्कत है क्योंकि काफ़ी लोगों की बाइक जब शोरूम से आती है तो इसी सेटिंग में आती है। मेरी खुद की इसी सेटिंग में आई थी, मैं खुद परेशान था भाई 4 दिन। मगर ये 1 लीटर तेल कैसे पी रही है। मैं पता है पहले दिन तो मैं एवरेज स्पीड देख रहा था, मैं कहा 23, फिर मैं आराम से चला, वो और कम हो गई। मैं कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने बाद में देखा कि मैं कहा ओह ये तो हमें पागल है, देखे गलत चीज़ रहे हैं तो फिर गलत ही पता चलेगा ना। बात तो सही है। हे बडी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कैन आई राइड माई बाइक इन अंडर 2500 to 3000 RPM इन थर्ड और फोर्थ गियर। आई हैव हर्ड दैट लो RPM इज इक्वल टू बेटर माइलेज। भाई दिस इज ट्रू, बट इतनी ज़्यादा लो RPM जाने से आपका जो कंबशन चेंबर है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और आपके पिस्टन हेड जो है उसके क्रैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो लो RPM का मतलब ये नहीं कि आप 1500 पे चलाओ या इतने कम पे चलाओ। तो भाई इस वजह से ओवरऑल आगे जाके आपके इंजन को ही प्रॉब्लम आएगी। और जो हम कहते हैं ना कि इंजन जल्दी खुल जाता है, तो वो वाला सीन आपके साथ में हो सकता है अगर आप इतनी लो RPM पे चलाओगे। लो RPM का मतलब ये है कि आप ज़्यादा हायर RPM पे लॉन्गर टाइम के लिए ना चलाओ। आप चलाओ, मैं ये कहूँगा कि फॉर बेस्ट माइलेज आपको हमेशा 3500 से ऊपर और 5000 की रेंज में चलानी चाहिए, उसके अंदर आपकी माइलेज बेस्ट आएगी। ठीक है, इसके अंदर भी आप ट्राई करो आपकी 4250 RPM के आसपास रहे, दैट इज़ गुड रेंज। आप उससे नीचे चलाओगे अगर, तो फिर ये जो पिस्टन हेड जो क्रैक हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आपकी होना उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इतना भी कम RPM पे नहीं चलानी, ऑल्दो माइलेज ज़्यादा मिलेगी बट ओवरऑल आपके इंजन को ख़राब ही कर रही है वो। ठीक है, तो ये जो 3.5 से 5000 की रेंज मैंने बताई है, दिस इज़ द बेस्ट। Mercedes हाइब्रिड कॉस्ट 1,77,000, नॉन हाइब्रिड कॉस्ट 1,66,000, जिक्सर नेकेड 155 2024 मॉडल 1,55,000।
भाई आई हैव बिग कन्फ्यूजन व्हाट टू डू। हाइब्रिड के फीचर्स नहीं चाहिए और कॉस्ट भी ज़्यादा है। नॉन हाइब्रिड कलर पसंद नहीं आ रहा, सो कैन आई गो फॉर जिक्सर। रिक्वायरमेंट इज़ गुड ड्यूरेबिलिटी, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी एंड सिटी राइड। तो भाई जिक्सर में आपको ये तीनों ही काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। राइड में कहूँगा यामा के लेवल की नहीं है, बट ओवरऑल इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट बाइक भाई, काफ़ी अच्छी आपको उसके अंदर पावर फिगर्स भी अच्छे मिलते हैं। उसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी यामा की तरह एकदम आपको बड़ा सा मिलता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, बट लुक वाइज में ऑलमोस्ट दोनों सेम ही देखने को लगते हैं देखने में, ठीक है। पूरी असेंबली मुझे तो सेम लगती है दोनों की, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। उसका रियर सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है। बस एक उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि पिलियन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उसमें सीट उन्होंने छोटी दे रखी है। इतनी आपको ब्रॉडनेस नहीं मिलती जितनी इसमें आती है। उसके अंदर थोड़ी सी ब्रॉडनेस भी कम है और थोड़ी सी शायद से लेंथ भी कम है उसमें। बट ओवरऑल दैट बाइक इज़ ऑल्सो वेरी गुड, रिलायबल है एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको उसके अंदर अच्छी मिलती है, क्योंकि ओवरऑल भाई सुजुकी इज़ अ जापानीज़ ब्रांड जस्ट लाइक यामा, होंडा एंड कावासाकी। मेरी गाड़ी चोरी हुई है, लोकेशन कैसे पता चलेगा भाई? देखो वो चीज़ इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि इसका जो ब्लूटूथ का जो आपको रूट वाला वो दिखाता है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे दिखाता है। जब आपका फ़ोन आपकी बाइक से कनेक्टेड होती है ना, जब आपकी बाइक आपके फ़ोन से कनेक्टेड होती है, तो आपके फ़ोन की लोकेशन को ऐप ट्रैक करता है कि कहाँ कहाँ आपका फ़ोन गया है। तो यही अज्यूम करता है कि भाई बाइक के साथ ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेंज में है तभी वो कनेक्टेड होगा, वरना डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से मैं अगर वो बगल वाली गाड़ी के पास जाके खड़ा हो जाऊँ तो इतनी दूर में डिस्कनेक्ट हो जाता है, इतनी ज़्यादा रेंज नहीं है इसकी। तो ऐसा होता है, वो आपके फ़ोन के जीपीएस को ट्रैक करके इसका जो पाथ है वो ट्रैक करता है। तो जहाँ पे आपने लास्ट कनेक्ट करी होगी बाइक, वो वही लोकेशन दिखाएगा आपको, वो लोकेशन नहीं दिखाएगा जहाँ पे आपकी अभी फ़िलहाल है, जो कि आई एम अज्यूमिंग कि अभी भी चोर के पास ही है। खैर, तो भाई इसके अंदर आप लोकेशन तो ऐसे पता नहीं कर सकते, बट बड़ा दिल से बुरा लगा कि आपकी बाइक चोरी हो गई। इसी बात पे हम 5 सेकंड का मौन रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Bro, I have one question. Is it possible to add rear ABS module in FZS hybrid if we take the module and sensors from FZ25 and MT15? Many persons add slipper clutch from R15 clutch assembly in their FZS. भाई देखो यू कैन, बट उसके लिए आपको प्रॉपर इक्विपमेंट और एक बहुत अच्छा मैकेनिक चाहिए, क्योंकि इस मामले में आपको थोड़े इसके इलेक्ट्रॉनिक्स में गुदगुदी करनी पड़ेगी आपको इस बाइक के। और बाई चांस अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कंपनी जो है वो पार्ट अगर मान लो ख़राब होगा, जैसे मान लो आपका ECU उड़ा दिया उसने, क्योंकि कोड वोड कभी गलत हो जाता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा सिस्टम है वो, तो उसके अंदर फिर अगर आपका कोई भी मेजर पार्ट आपको चेंज करवाना पड़ेगा तो उसके अंदर कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट काम हुआ है। और जो बाइक में नहीं आता है एक्स्ट्रा चीज़ आपने लगवाई, दैट ऑल्सो आफ्टर मार्केट। अगर ये चीज़ आपको शोरूम वाले करके दे रहे हैं और वो ये अश्योर करते हैं कि भाई अगर हम ये लगाएंगे तो इससे अगर कुछ भी होता है, तो अगर आपकी अंडर वारंटी है तो वो चीज़ अंडर वारंटी चेंज करवा के दे देंगे हम, तो मैं कहूँगा कि आप लगवाओ, वरना आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ये कराओ। बट अगर आपको एक अच्छा मैकेनिक और प्रॉपर पार्ट्स मिल जाते हैं तो गो फॉर इट भाई। Why I'm thinking about buying FZS? I want to buy other bikes like more power and 350 and 400 and smooth handles. I'm a student, I don't know much, and I'm graduated from a scooter race Z113cc. भाई सेम टू सेम मेरे पास में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्कूटर है। Will I feel power improvement if I upgrade to FZS? Yes भाई, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ 7-7.5 bhp आती है, इसके अंदर आपको 12.3 12.2 bhp के आसपास मिलती है। तो ऑब्वियसली I want to go on weekend rides with my friends. Our area is somewhat hilly, not too much though. Can FZS handle mountain roads with pillion? भाई वेरी इजीली भाई। टॉर्क आपको इसके अंदर अच्छा मिलता है, 13.2 Nm टॉर्क है, तो टॉर्क इज़ वेरी गुड, आपको काफ़ी सही टॉर्क मिलता है, तो उसके मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। दूसरी चीज़, पिलियन के साथ में चलने के लिए ही बनी है बाइक, बिकॉज यू कैन सी ब्यूटीफुल सीट एंड द सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगा एज अ बिगनर बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्टेबलाइज्ड है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी बैलेंस्ड बाइक है, और इसके साथ में इसकी जो हैंडलिंग है वो भी बहुत अच्छी है। बिगनर के लिए भाई एक हैंडलिंग, एक अच्छी बाइक होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, जो कि कंट्रोल में रहे। बाई चांस आप थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे करो तो वो ऐसे ना हो जाए, और समझ रहे हो ना, आप ऐसे जा रहे हो तो आपने थोड़ा ऐसे किया, ऐसे हो गए तो वो बेकार हो जाएगा ना। अब इसके अंदर मैं इसका हैंडल ऐसे यूँ भी कर देता हूँ ना, तो भाई काफ़ी स्टेबल रहती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो इसकी स्टेबिलिटी और हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी है। तो बिगिनर के लिए ये चीज़ें एक बाइक में होना बहुत ज़रूरी है। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू शुड गो फॉर FZS वर्जन 4 एज अ बिगिनर, क्योंकि आप स्कूटी से शिफ्ट कर रहे हो, मैं खुद स्कूटी से शिफ्ट करा था। I got the FZS version 4. Hi brother, I bought FZS FI 2025 standard edition metallic grey. I face one small issue that if I ride on water on rainy roads, I see water splashed above the wheel, which is hard to wipe / clean. Is there any full mudguard for back wheel available? Is it good to fit or it will affect ride quality? भाई कोई ride quality affect नहीं होगी। आप आफ्टर मार्केट जाना, FZS वर्जन 2 का एक कवर आता है, वो आपको यहाँ से यहाँ तक कवर कर देगा। तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये हिस्सा कम गंदा होगा। ये भाई मेरी कंप्लेंट है, ये यहाँ तक छापे मार देता है इसका टायर, क्योंकि यहाँ पे लगता है ये यहाँ से पूरा ये उड़ता हुआ ये पूरे इसको बढ़िया ब्राउन कर देता है। तो एक थोड़ी सी
दिक्कत मुझे भी लगती है इसके अंदर। मैं अभी कुछ दिनों में शायद से दिल्ली जाऊँगा, तब मैं वहाँ पे करोल बाग जाके ढूंढूंगा कि भाई अगर मुझे कुछ मिल जाए इसका, बट वो तभी ला पाऊँगा मैं जब मैं इसको लेके जाऊँ, क्योंकि फिर मैं फिट ही करवा के लाऊंगा इसको सीधा। बट देखते हैं, अभी तो खैर उसका कुछ नहीं पता, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ठीक है, सो येस यू कैन, आपको शोरूम से भी मिल सकता है। अगर आपका शोरूम वाले आपको मंगवा के दे दे, आप उनको बोलना भाई वर्जन 2 का जो रियर मडगार्ड है मुझे वो चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली तो मंगवा देते हैं। बट अगर नहीं मंगवाते तो आप आफ्टर मार्केट ले लेना। बट हाँ, ये है कि आफ्टर मार्केट आपको सस्ता मिल जाएगा, शोरूम से आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। तो मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई है, मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा है, तो क्या नेक्स्ट टाइम FI मशीन से चेक करवाना ज़रूरी है, बिकॉज उसका चार्ज 400 प्लस है, जो मुझे सही नहीं लगा। आप क्या सजेस्ट करोगे? भाई देखो, हर बार FI जो सिस्टम है इसका वो चेक कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ एरर होता है तो इंजन लाइट या कुछ ना कुछ लाइट इसके अंदर आ जाती है, या फिर आपका जो ऐप है उसके अंदर ही आ जाती है वो। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दिक्कत होती है उसके अंदर मोस्टली आ जाती है। अब जैसे मेरे इसमें इंजन लाइट आई थी तो वो भी उसके अंदर आ गया था। ठीक है, तो ऐसी चीज़ होती है। मेनली देखो, जो FI सिस्टम है ना, उसकी कॉस्ट आती है आपकी फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग की। अब डिपेंड करता है आपकी बाइक कितनी चली है। हर यामा कहता है कि हर 3000-4000 किलोमीटर पे आपका फ्यूल इंजेक्टर क्लीन होना चाहिए, विच इज़ ट्रू, अच्छी बात है ये, क्योंकि आप अगर उसको क्लीन नहीं कराओगे उसमें कार्बन जमता रहेगा, इवेंचुअली वो ख़राब हो जाएगा, तो वो रिप्लेस करना आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप 400-450 रुपये देके उसे क्लीन करा लो। बट अगर आपकी बाइक 3000-4000 किलोमीटर नहीं चल रही है हर सर्विस पे, कि पिछली सर्विस आपने 10 पे कराई, अगली आप 13000 या 14000 पे नहीं करा रहे हो, उससे कम है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यार आप मत कराओ FI क्लीनिंग, क्योंकि कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मैंने खुद तीसरी सर्विस पे इसकी FI क्लीनिंग कराई थी, जब भी कुछ 2100-2200 कुछ किलोमीटर के आसपास चली थी, तब मैंने इसकी FI क्लीनिंग कराई थी। ठीक है, तो आपको इतने छोटे इंटरवल में कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता। ठीक है, मेरी तो खड़ी रहती है काफ़ी हद तक, अभी भी कुछ 3100-3200 किलोमीटर ही चली है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़, अभी थोड़ा पैर वैर में भी लग गई थी, तो 2.5-3 महीने से खड़ी ही हुई है ये, इसलिए इसकी माइलेज भी थोड़ी सी कम है, क्योंकि मेरा भाई चला रहा है एमेच्योर ड्राइवर्स। तो आपको हर बार कराने की जरूरत नहीं है। FI सिस्टम की चेकिंग वैसे तो पैसे नहीं लेते हैं वो, बट अगर आपको फ्यूल इंजेक्टर क्लीन होता है तो फिर वो चार्ज करते हैं। भाई प्लीज सजेस्ट द बाइक अंडर 160cc। आई एम वेरी मच कंफ्यूज बिटवीन FZS वर्जन 4 एंड हाइब्रिड एंड पल्सर N160, अपाचे RTR 160V। माई वेट इज 104 kg एंड माई हाइट इज 5'11". मैं मार्केटिंग जॉब करता हूँ, मुझे डेली अप्रॉक्स 150 to 200 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। भाई मुझे कंफर्ट चाहिए, हैंडलिंग जैसे शोल्डर पेन ना हो, बैक वगैरह वगैरह। माइलेज एवरेज 45 to 50। सो प्लीज सजेस्ट मी अ गुड न्यू अपग्रेड 2025 बाइक। ठीक है भाई, देखो माई फर्स्ट सजेशन फॉर यू वुड बी, मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए, डेली अगर आप 150-200 किलोमीटर चला रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा भाई आप यामा FZS FI हाइब्रिड के साथ में जाइए, क्योंकि उसके अंदर आपको माइलेज अच्छी मिलेगी, ओवरऑल हैंडलिंग आपको बहुत बढ़िया मिलेगी, आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा शोल्डर में, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रेट बैठते हैं इसके अंदर, यू सिट लाइक दिस। N160 में मैं ये कहूँगा दैट इज़ ऑल्सो गुड, उसका रियर सस्पेंशन बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी बेटर है उसका रियर सस्पेंशन, बट उसके अंदर आपको थोड़ा सा से ऑकवर्ड लीन है यार उसके अंदर ना। अगर आप उसका सिंगल सीट वर्जन लो, चाहे आप उसका USD वाला वर्जन लो, उसके अंदर थोड़ा सा ऑकवर्ड लीन है वो, फिर लोअर बैक में और थोड़ा सा शोल्डर में ना दर्द होने लगता है उसके अंदर। और मान लो अगर आप पिलियन के साथ में चल रहे हो ना, तो पिलियन भी आपके ऊपर ऑलमोस्ट ऐसे लधा सा रहता है उसके अंदर, क्योंकि उसका एंगल थोड़ा ही ज़्यादा ऐसे पीछे से कुछ ज़्यादा उठी हुई है, तो वो आगे आपके ऊपर ही ऐसा करके पड़ा रहेगा, तो उस वजह से आपको और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा उसके अंदर। तो N160 मैं कहूँगा कि अगर आपको पिलियन के साथ में ज़्यादा राइड करनी है तो आप उसकी तरफ मत जाओ, और अगर आपको सिंगुलर भी करनी है तो आपको शोल्डर में थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आती है अपाचे RTR 160V। देखो उसकी राइडिंग जो ओवरऑल हैंडलिंग है वो मुझे इतनी पसंद नहीं, ऑल दो सिटिंग पोजीशन उसकी ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेट है उसकी, बट ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में थोड़ा सा TVS की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जुपिटर खड़ी है मेरे पास में, बहुत बुरी सीन है उसके साथ में, ना वो चलाने में अच्छी है, ना वो हैंडलिंग में अच्छी है, ना वो ब्रेकिंग में अच्छी है। सबसे रद्दड़ स्कूटी, आई डोंट नो वाई इतनी बिक्री है वो, पता नहीं सिर्फ सस्ते के चक्कर में लोग खरीद रहे हैं क्या सीन है, बट बहुत बेकार है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अपाचे आई वुड नॉट सजेस्ट दैट मच, बट अगर आपके हिसाब से वो आपको काफ़ी सही लग रही है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, आपके वेट और हाइट के हिसाब से तो FZS FI हाइब्रिड सबसे बढ़िया होगी। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंचेस है, मेरा खुद का वेट ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है, मतलब इससे नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे है, तो मेरे को भाई कोई दिक्कत नहीं होती, इसको चलाने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, सो इट वुड बी FZS FI हाइब्रिड, देन पल्सर N160 एंड फिर लास्ट में आपके अपाचे RTR 160V। और V वाला तो शायद वो है जिसके अंदर सामने आपको USD फोक्स भी नहीं मिलते, इस टाइप के ऐसे नॉर्मल वाले मिलते हैं, और उसमें तो बहुत पतले आते हैं, इसके तो आपको फ्रंट USD फोक्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, और डिस्प्ले भी इसका उससे ज़्यादा अच्छा है। यस, सो दिस वुड बी माय सजेशन। हो गया, ओके। सो यार आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना अगर आपका कोई भी सवाल है रिलेटेड टू दी यामा FZS वर्जन 4 या कोई और बाइक भी, मैं सारे ही आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर ज़रूर से करता हूँ।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल। जय महाकाल एवरीबॉडी।